जलती हुई आगों के पीछे नावों के समान पत्थर के चौरस टुकड़े जो पहले भी दिखाई दिए थे, उनके ढेर पड़े हुए थे, जो उस स्थान को बस्ती का रूप दे रहे थे और अच्छे लग रहे थे। कैमरे के दायरे में कोई पेड़ नजर नहीं आ रहा था। शायद वे थे, पर हमने महाद्वीप के ऊपर से उड़ते समय हरे भरे क्षेत्र नहीं देखे थे। दो झोपड़ियों के बीच से कुछ काले सुअर निकले, जिनके पीछे 3 पीले रंग के कुत्ते पड़े हुए थे, जो जल्दी ही दूसरी झोपड़ी के पीछे छिप गए। मैं हतप्रभ था, क्योंकि मुझे हैरानी हो रही थी कि क्या सच में मैं किसी दूसरे ग्रह के दृश्य देख रहा था। वे मनुष्य मेरे जैसे ही दिख रहे थे, या कहूँ तो पॉलिनेशियन वंश जैसे थे, और यहाँ कुत्ते और सुअर भी थे। ये सब और भी अधिक हैरान कर देने वाला था। गोला वापस आ रहा था। जैसे कि पहले गोले आ चुके थे, पर उन्हें स्क्रीन पर अधिक बेहतर प्रकार से देखा जा सकता था, बजाय मेरी कुर्सी से। इसमें संशय नहीं कि वे भी स्क्रीन के माध्यम से देखे जा रहे थे, जिसे मैं अपनी कुर्सी से ठीक से नहीं देख पा रहा था। वापस विमान को नामक अभियान शुरू हो चुका था और सभी गोले पहले की ही तरह शांति से विमान में समाहित हो गए। मैंने मान लिया कि अब हम वहाँ से भी प्रस्थान करने जा रहे थे, इसलिए मैंने अपने को अपनी सीट के अंदर आराम से स्थापित कर लिया, जिससे फोर्स फील्ड ने मुझे फिर से बांध दिया। कुछ क्षणों के बाद ग्रह के 2 सूर्य दिखने लगे। उसके बाद सब कुछ सिकुड़ता गया, जैसे कि पृथ्वी से विदा लेते समय हुआ था। थोड़े ही समय के बाद फोर्स फील्ड अपने आप निरस्त हो गया और मैं समझ गया कि अब मैं अपनी सीट से उठने के लिए मुक्त था। ये एक सुखद अनुभूति थी। मैंने देखा कि 2 पुराने सहयोगियों के साथ ताओ मेरी तरफ आ रही थी। मुझे याद है कि मैं अपनी सीट के पास 3 अंतरिक्ष यात्रियों के साथ खड़ा हुआ था। ताओ को देखने के लिए मैं अपना सिर ऊपर उठाने के लिए बाध्य था, लेकिन जब उसने मुझे पुराने सहयोगियों के साथ फ्रेंच भाषा में बात करके मिलवाया, तो मुझे अपने अंदर शुद्धता का और भी तीव्र एहसास हुआ, क्योंकि वो महिला ताओ से भी अधिक लंबी थी। मुझे ये देखकर और भी अधिक आश्चर्य हुआ कि वो महिला, जिसका नाम ब्यास्त्रा था, मुझसे बिल्कुल शुद्ध फ्रेंच भाषा में धीमे धीमे बात करने लगी। उसने अपना दाहिना हाथ मेरे कंधे पर रखा और बोली, आपको विमान में देखकर मुझे आनंद हो रहा है, मिशेल। मुझे आशा है कि आप सकुशल हैं और आगे भी कुशल अनुभव करते रहेंगे। क्या मैं आपका परिचय लटोली, जो कि हमारे विमान की सेकंड इंचार्ज हैं, उनसे करवा सकती हूँ, क्योंकि मैं अलाटोरा नामक इस विमान की कमांडर इन चीफ हूँ। उसने अपनी भाषा में लटोली की तरफ मुँह करके मुझसे वार्तालाप किया और लटोली ने भी अपना हाथ मेरे कंधे पर रख दिया। आत्मीय मुस्कान के साथ लटोली ने कई बार मेरा नाम धीमे धीमे लिया, जिससे लगा कि उसे नई भाषा का उच्चारण करने में कुछ कठिनाई लग रही थी। इस दौरान उसका हाथ मेरे कंधे पर ही रहा, जिससे मुझे कुशल होने की अनुभूति बनी रही और मेरे शरीर में आनंद और विश्वास की लहर दौड़ गई। अलाटोरा उनकी भाषा में सुपर विमान को कहा जाता है। मैं इतना अधिक हतप्रभ था कि मुझे देखकर तीनों व्यक्ति हंसने लगे। मेरे विचारों को पढ़ते हुए ताओ ने मुझे आश्वासन दिया, मिशेल, लटोली के पास एक विशेष उपलब्धि है। हालांकि हमारे लिए ये कोई महत्वपूर्ण बात नहीं है। आपने अभी जिसे अनुभव किया वो वास्तव में एक द्रव्य है जिसमें चुंबकीय गुण हैं और जिसका बहुत लाभ होता है, जो कि उसके अंदर से स्त्रावित हुआ था। अद्भुत है ये, मैंने विस्मय से कहा। कृपया मेरी तरफ से उन्हें बधाई दें। उसके बाद मैंने दोनों अंतरिक्ष यात्रियों को संबोधित किया। मेरे स्वागत के लिए आप सभी का हार्दिक आभार, किंतु मैं सहज रूप से स्वीकार करता हूँ कि मेरे साथ जो कुछ भी घटा, उससे मैं पूरी तरह से अभिभूत हो चुका हूँ। मेरे जैसे पृथ्वीवासी के लिए यह अनुभव सबसे अधिक अविश्वसनीय साहसिक काम है। हालांकि मैंने हमेशा यह विश्वास किया है कि दूसरे ग्रहों पर भी मनुष्यों जैसे लोग रहते होंगे, फिर भी मुझे अभी तक अपने को ये समझाने में मुश्किल हो रही है कि मेरा यह अनुभव कोई काल्पनिक जगत की कथा नहीं है। मैंने कई बार टेलीपैथी, एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल और जिन्हें हम फ्लाइंग सॉसर्स कहते हैं आदि विषयों पर पृथ्वी पर अपने मित्रों से चर्चाएं की थीं, पर तब तक ये सब मेरे लिए केवल शब्दों के चित्र थे जो यूं ही अज्ञानतावश रचे गए थे। पर अब मेरे पास प्रमाण है उन सभी विषयों के जिन विषयों पर मैं संदेह रखता था, जैसे कि पैरेलल यूनिवर्स, हमारे अस्तित्व का दोहरापन और अनेकों ऐसे विषय जिनका सही स्पष्टीकरण हमारे पास नहीं होता। जो कुछ भी मैंने पिछले कुछ घंटों में अनुभव किया था वो सचमुच मेरे लिए अविश्वसनीय था, जिसे सोचकर भी मेरी सांस थम जाती थी। मेरे अंदर चल रहे अंतर्लाभ को समझते हुए लटोली ने अपने मुंह से विस्मय भरा कुछ कहा, जिसे मैं समझ नहीं सका, पर ताऊ ने तुरंत ही उसका अनुवाद मेरे लिए कर दिया।
लटोली आपके अंतर्मन की स्थिति को पूरी तरह से समझती हैं मिशेल, जैसे कि मैं भी समझती हूँ, बेअस्त्रा ने जुड़ा। वो किस तरह से? जो मैंने कहा उसे समझ सकी। मैंने कहा, जब आप बोल रहे थे उसने टेलीपैथी द्वारा आपके मस्तिष्क में झांक कर समझ लिया। जैसे कि आपको समझ में आ चुका होगा, टेलीपैथी पर भाषा के अवरोध का प्रभाव नहीं होता। मेरे हैरान होने पर उन्हें आनंद हो रहा था, जिससे उनके अधरों पर एक मुस्कान छा गई। बेअस्त्रा ने मुझे संबोधित किया, मिशेल, मैं आपका परिचय बाकी के सभी क्रू साथियों से करवाने जा रही हूँ। यदि आप कृपा कर मेरे साथ चलें तो। उसने कंधा पकड़कर आगे की डेस्क के लिए मेरा मार्गदर्शन किया, जहाँ 3 अंतरिक्ष यात्री यंत्रों पर नजर रखे हुए थे। अभी तक मैं इस डेस्क पर नहीं गया था और अपने सूक्ष्म शरीर से भी मैंने इन कंप्यूटरों के संदेश पढ़ने की तरफ ध्यान नहीं दिया था। उन पर दृष्टि डालते ही जैसे मैं अचर हो गया। मेरी आंखों के सामने जो गिनतियाँ थीं वे अरबी भाषा में थीं। मैं जानता हूँ कि पाठकगण भी उतने ही विस्मित होंगे जितना मैं उस समय हुआ था, लेकिन वो एक सच था। कंप्यूटरों के मॉनिटरों पर दिख रही 1, 2, 3, 4 आदि संख्याएं बिल्कुल वैसे ही थीं जैसे पृथ्वी पर होती हैं। बेअस्त्रा ने मेरी हैरानी को भांप लिया। ये सच है मिशेल, आपके लिए एक के बाद एक नए आश्चर्य हो रहे हैं। ऐसा मत सोचिए कि हम लोग आपको शिकार बनाकर मज़े ले रहे हैं, बल्कि सच में हम आपकी हैरत अंगेज स्थिति को समझ रहे हैं। समय के साथ सब कुछ स्पष्ट हो जाएगा। फिलहाल आप मुझे नौला से अपना परिचय करवाने की अनुमति दीजिए। पहली अंतरिक्ष यात्री उठी और मेरी तरफ मुड़ी। उसने अपना हाथ मेरे कंधे पर रखा, जैसे कि बेअस्त्रा और लटोली ने किया था। मुझे ऐसी अनुभूति हुई कि उसके इस हाव भाव का अभिप्राय वही था जो हम लोगों के बीच हाथ मिलाने का होता है। नौला ने मुझे अपनी भाषा में पुकारा और फिर उसने 3 बार मेरे नाम का उच्चारण किया, जैसे कि वो अपनी स्मरण शक्ति में मेरा नाम हमेशा के लिए पंजीकृत कर रही हो। उसका आकार लगभग ताऊ जैसा ही था। जब भी मेरा परिचय किसी के साथ करवाया जाता था, हर बार एक ही प्रकार की प्रक्रिया दोहराई जाती थी। इस प्रकार समूह के सभी सदस्यों के साथ मेरा औपचारिक परिचय करवाया गया। उन सभी के बीच एक खास प्रकार की समानता थी। उदाहरण के लिए, उनके बाल केवल लंबाई और रंग में अलग थे, जो गहरे तांबे के रंग से लेकर सुनहरे तक के रंगों के थे। किसी किसी की नाक थोड़ी अधिक चौड़ी या लंबी थी, लेकिन सबकी आंखें हल्के रंग की थीं और सबके कान बिल्कुल साफ और सुंदर आकृति के थे। लटोली, बेअस्त्रा और ताऊ ने मुझे बुलाकर एक आरामदेह कुर्सी में बिठा दिया। जब हम सभी अपने अपने नियत स्थान पर आराम से बैठ गए, तब बेअस्त्रा ने अपना हाथ अपनी कुर्सी के हत्थे के निकट एक विशेष अंदाज में घुमाया और उसके तुरंत बाद मैंने अपनी तरफ 4 गोलाकार विशाल तश्तरियों को हवा में उड़कर आते हुए देखा। प्रत्येक में एक पीले रंग के द्रव्य से भरा बर्तन और एक सफ़ेद दानेदार पदार्थ से भरा कटोरा था। चपटे चिमटे कांटों की तरह प्रयोग के लिए रखे थे। वो विशाल तश्तरियाँ स्वयं ही आकर हमारी कुर्सियों के हत्थों पर टिक गईं। मैं अत्यंत अचंभित था। ताऊ ने परामर्श दिया कि यदि मैं उस नाश्ते का आनंद लेना चाहता था तो मुझे उसका अनुसरण करना होगा। उसने अपने ग्लास से एक चुस्की ली और फिर मैंने भी उसका अनुसरण किया, क्योंकि इसका स्वाद मुझे पानी और शहद के मिश्रण जैसा आनंददायक लगा। मेरे साथियों ने कांटों से कटोरों में रखा सफ़ेद पदार्थ खाना शुरू कर दिया। उनको देखकर मैंने भी उसका, जिसे हम पृथ्वी पर मान्ना कहते हैं, पहली बार स्वाद किया। वो बिल्कुल हमारी ब्रेड जैसा था, सिवाय इसके कि उसका एक विशेष फ्लेवर था और वह बिल्कुल हल्का था। मैंने केवल अपने कटोरे का आधा पदार्थ ही खत्म किया था कि मुझे पूरी संतुष्टि का अनुभव हो गया, जिसके कारण मुझे उस खाद्य पदार्थ के तत्वों को लेकर बहुत आश्चर्य हुआ। मैंने अपना पेय भी समाप्त किया। हालांकि मैं यह नहीं कह सकता था कि मैंने बहुत अच्छे ढंग से भोजन कर लिया था, लेकिन मुझे अपने अंदर संतुष्टि और स्वस्थ होने का अनुभव हो रहा था, क्योंकि उसके बाद ना मुझे भूख लगी और ना ही प्यास। शायद मिशेल, आपको अगर फ्रेंच भोजन मिलता तो आप अधिक प्रसन्न और संतुष्ट होते, है ना? ताऊ ने अपने होठों पर मुस्कान लाते हुए कहा। मैं केवल मुस्कुरा दिया, लेकिन बेअस्त्रा ने उसे हल्का सा फटकारा। उसी समय एक सिग्नल ने हमारा ध्यान पैनल की तरफ कर दिया। पैनल के केंद्र में क्लोज अप दृश्य में एक महिला का सिर दिखाई दे रहा था, जो मेरी मार्गदर्शिका जैसा लग रहा था। वो बड़ी तेज़ी से बोल रही थी। मेरे सभी साथी अपनी अपनी कुर्सी में और अधिक संभल कर बैठ गए, जिससे वो जो पैनल पर कहा जा रहा था उसे बेहतर तरह से सुन सकें। अपनी डेस्क पर बैठे हुए ही नौला ने स्क्रीन पर दिख रही महिला से संवाद शुरू किया, ठीक उसी तरह जिस तरह पृथ्वी पर टेलीविज़न पर पत्रकार लोग संपर्क करते हैं। अचानक स्क्रीन पर दृश्य बदल गया। अब वहाँ 1 दर्जन महिलाएं दिख रही थीं, जिनमें से प्रत्येक एक डेस्क के सामने बैठी थी। ताऊ ने मुझे कंधे से पकड़कर नौला की तरफ मोड़ दिया और स्क्रीन के सामने एक कुर्सी में बिठा दिया। वो स्वयं मेरे पास एक कुर्सी में बैठ गई और मॉनिटर पर दिख रहे लोगों से कुछ कहने लगी।
कुछ समय तक वो अपनी कर्णप्रिय आवाज़ में बातचीत करती रही और बार बार मुड़कर मुझे देखती रही। सभी प्रमाणों से स्पष्ट हो रहा था कि उस वार्तालाप का मुख्य केंद्र मैं था। जब उनका वार्तालाप समाप्त हो गया तब वही महिला फिर से स्क्रीन पर क्लोजअप में दिखाई दी और छोटे छोटे वाक्यों में उत्तर देने लगी। मुझे बहुत हैरानी हुई जब मैंने देखा कि उसकी आंखें निरंतर मुझ पर ही टिकी हुई थी और वो मुस्कुरा रही थी। हेलो मिशेल, हम ह्याओबा पर आपके सुरक्षित आगमन पर आपका स्वागत करते हैं। उसने मेरे उत्तर की प्रतीक्षा की। जब मैं अपने आश्चर्य से उबर गया तब मैंने हृदय से आभार व्यक्त किया। इसका प्रभाव ये हुआ कि उसके साथियों के मुख से अनेकों विस्मयबोधक शब्द और वाक्यों का सिलसिला शुरू हो गया जो स्क्रीन पर स्पष्ट नज़र आ रहा था। क्या वे समझ गए? मैंने ताऊ से पूछा। दूर संप्रेषण, टेलीपैथी से हाँ, लेकिन वे इस बात से अधिक प्रसन्न हैं कि किसी दूसरे ग्रह का वासी अपनी भाषा में बातचीत कर सकता है। उनमें से अधिकतर के लिए ये बहुत ही दुर्लभ अनुभव है। क्षमा मांगते हुए ताऊ ने फिर पर्दे पर संबोधन किया और जो मुझे समझ में आया वो ये था कि वो कोई तकनीकी वार्तालाप कर रही थी जिसमें ब्यास्त्रा भी शामिल थी। अंत में मेरी तरफ मुस्कान देकर और फिर मिलेंगे का संदेश देकर पर्दे से दृश्य ओझल हो गया। मैं ओझल होने की बात इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि इसके बाद स्क्रीन खाली नहीं हुआ, बल्कि उसमें बहुत सुंदर और कोमल रंग और वर्ण जो नीले और हरे रंग के मिश्रण थे दिखने लगे, जिससे मेरे अंदर अपार संतोष का भाव भर गया। करीब 1 मिनट के बाद वो भी धुंधले होकर मिट गए। ताऊ की तरफ मुड़ते हुए मैंने पूछा कि इसका क्या तात्पर्य था। क्या हम लोग किसी अन्य अंतरिक्ष विमान से मिले थे और ये आखिर क्या था? ह्याओबा मिशेल, ये नाम है जो हमने अपने ग्रह को दिया है, ठीक जिस तरह आपने अपने ग्रह को अर्थ कहा है। हमारा अंतर ब्रह्मांडीय केंद्र यानी इंटरगैलेक्टिक बेस निरंतर हमसे संपर्क में है, जबकि हम अब फिर ह्याओबा पर आपके ग्रह पृथ्वी के 16 घंटे और 35 मिनट के बाद वापस पहुंच रहे हैं। उसने अपने निकट रहे एक कंप्यूटर पर नज़र डालते हुए कहा। वे लोग, इसका मतलब आपके ग्रह पर टेक्नीशियन हैं? हाँ, जैसा कि मैंने अभी कहा, हमारे इंटरगैलेक्टिक बेस पर। यह केंद्र निरंतर हमारे अंतरिक्ष विमान पर नज़र रखता है और यदि हम किसी संकट में पड़ जाएं, किसी तकनीकी या मानवीय कारण से, जो केवल 8% मामलों में हो सकता है, तो वे लोग हमें सुरक्षित अपने पोर्ट तक पहुंचा सकते हैं। यह सुनकर मुझे अधिक आश्चर्य नहीं हुआ, क्योंकि अब तक मैं आश्वस्त हो चुका था कि मैं अपनी सभ्यता से कहीं बहुत अधिक विकसित सभ्यता के व्यक्तियों के साथ था, जिनकी तकनीकी जानकारी मेरी समझ से बहुत आगे थी। जो मुझे लगा वो ये था कि न केवल अंतरिक्ष विमान जिसमें मैं बैठा हुआ था, बल्कि उनकी सभ्यता का इंटरगैलेक्टिक बेस भी केवल महिलाओं द्वारा ही संचालित था। इस प्रकार की केवल महिलाओं की टीम होना पृथ्वी के लिए बहुत अधिक विचित्र होता।